नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अपने देश में चुनाव हर साल होते हैं, साल दर साल चलते रहते हैं। 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है केंद्र की, उसके बाद राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। तो हर साल किसी न किसी राज्य में या कुछ राज्यों में चुनाव होता रहता है। तो आजकल चुनाव रणनीतिकारों की बड़ी पूछ है और उसकी कई वजहें हैं। एक, ऐसी पार्टियां, खासतौर से बीजेपी की बात करें, जिनके पास अपने चुनाव रणनीतिकार हैं, यानी पॉलिटिशियन हैं, पार्टी के नेता हैं, जो ऐसी रणनीति बना सकते हैं, जो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उनको हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है। उनको कई चीज़ें जो है वो उनकी ज़रूरत होती है कि एक कंपनी हो या एक कोई ऐसी संस्था हो जो इसमें उनकी मदद कर सके उनके काम को बढ़ाने में। दूसरी पार्टियां होती हैं जो इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट पर निर्भर रहती हैं कि वो आएगा और हमको चुनाव जिता देगा। और तीसरी तरह की पार्टियां हैं जिनके मन में ये शंका होती है कि ये हमसे छूट न जाए, मतलब ऐसा ना हो कि हम किसी चुनाव रणनीतिकार की मदद न लें और बाद में पछताना पड़े। तो उनको मालूम है कि जीत रहे हैं, फिर भी जो है डबल इत्मीनान के लिए, दोहरे इत्मीनान के लिए वो कोशिश करते हैं ऐसे लोगों की जोड़ने की। तो ऐसे लोगों की आजकल बहुत पूछ है और इनमें सबसे प्रमुख नाम है प्रशांत किशोर। हमको, आपको, सबको पता है। उनका प्रमुख नाम इसलिए है कि वो अपने को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, या आप कहें कि अपनी मार्केटिंग करते हैं। वो जो हासिल करते हैं उसको वो एक तरह से तमगे की तरह, एक सर्टिफिकेट की तरह से लेकर घूमते हैं, इनके साथ काम किया और ये नतीजा देखिए। तो जाहिर है कि ऐसे में उन बातों का जिक्र नहीं होता या उन कामों का जिक्र नहीं होता जिनमें वो कामयाब नहीं हुए। तो कामयाबी का डंका ज़ोर से पीटा जाता है और नाकामी को चुपचाप नीचे दबा दिया जाता है। लेकिन ये उनकी जो है बिज़नेस स्ट्रेटजी का पार्ट होगा और कोई भी करेगा। तो इसमें मैं ये नहीं मानता कि वो कोई ऐसा गलत काम कर रहे हैं जो और लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ी स्वाभाविक बात है। लेकिन अभी मार्केट में एक नए इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट का प्रवेश हुआ है। नए तो उस तरह से नहीं कहना चाहिए, उनकी चर्चा नए रूप में हो रही है। इनका नाम है सुनील कानुगोलू। ये प्रशांत किशोर की ओरिजिनल टीम, जो उनकी पुरानी कंपनी थी सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, उसमें उनके साथ काम कर चुके हैं। बीजेपी के लिए 2014 में जो टीम थी वो उसका हिस्सा रहे। प्रशांत किशोर छोड़कर जब चले गए, 2014 में हटा दिए गए, जो भी आप कहना चाहें, उसके बाद भी वो बीजेपी के साथ काम करते रहे। उसके अलावा उन्होंने 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भी काम किया बीजेपी के साथ। इसके अलावा 2018 से उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए काम किया और अमित शाह ने उनको जोड़ा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव के लिए भी। अब उनकी बातचीत, जिस समय प्रशांत किशोर से कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बातचीत कर रहे थे, उसी समय ये दोनों नेता सुनील से भी बात कर रहे थे और दोनों से पैरेलल बातचीत चल रही थी। लेकिन सुनील इस बात के लिए तैयार नहीं हुए कि प्रशांत किशोर के साथ काम करें। तो इसलिए प्रशांत किशोर की बात आगे बढ़ने लगी और वो जो है वहाँ से हट गए और वो दोनों का साथ उस तरह से हो नहीं पाया। वैसे सुनील 2016 में डीएमके के एमके स्टालिन के लिए भी काम कर चुके हैं। उनके लिए एक कैंपेन चलाया था उनके नेतृत्व को इस्टेब्लिश करने के लिए। 2016 का चुनाव डीएमके हार गई, लेकिन करुणानिधि और जयललिता उस समय जीवित थे। उनके रहते हुए भी तमिलनाडु में एमके स्टालिन की लीडरशिप जो है वो इस्टेब्लिश हो गई। ये श्रेय जो है ये सुनील को जाता है। लेकिन चुनाव हार गई थी, इसलिए जो है उसके बाद उनका साथ नहीं हुआ और उसके बाद जो है अगले चुनाव में, यानी लोकसभा चुनाव में, उन्होंने एआईडीएमके के लिए भी काम किया। तब से डीएमके के लोगों से उनका संपर्क खत्म हो गया। अभी कांग्रेस पार्टी ने उनको एंगेज किया है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के लिए, जो 2023 मई में होना है। तो विधानसभा चुनाव के लिए वो काम करेंगे और गुजरात के लिए ऐसी संभावना है कि प्रशांत किशोर काम करेंगे। और कांग्रेस के हलकों में ऐसी भी चर्चा है कि तेलंगाना विधानसभा के चुनाव का काम भी सुनील को मिल सकता है कांग्रेस की ओर से।
तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह की फैक्ट्री बन चुकी है जहां से इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट निकलते हैं, और ये काम, इसकी शुरुआत जो है इस तरह की प्रोफेशनल एजेंसियों को जोड़ने का काम शुरू किया नरेंद्र मोदी ने 2012 से गुजरात में। हालांकि जो है राजीव गांधी के समय भी एक एजेंसी कांग्रेस के लिए उसने काम किया था, रेडिफ्यूजन, जहाँ तक मुझे नाम याद आ रहा है, रेडिफ्यूजन नाम था, उसने काम किया था। लेकिन उसका काम और अब जो काम हो रहा है उसमें बड़ा अंतर है। तो मुख्य रूप से अभी जो जितने इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट हैं, छोटे बड़े काम करने वाले, ज्ञात अज्ञात, उनमें जो है ज़्यादातर वही लोग हैं जिन्होंने मोदी के साथ किसी न किसी समय काम किया। उनको समझ में आया मोदी के साथ काम करके कि कैसे काम किया जाता है, पार्टी को कैसे काम करना चाहिए। तो उसका नतीजा ये है कि ये लोग अपने सर्टिफिकेट के तौर पर, मेडल के तौर पर ये दिखाते हैं कि देखिए हमने बीजेपी के फलां कैंपेन में काम किया और सक्सेसफुल रहे। तो वही सफलता का वो झंडा लेकर दूसरी पार्टियों या दूसरे क्लाइंट्स के पास जाते हैं कहीं, और उनके लिए उनको काम मिलता है, करते हैं। ये सुनील जो हैं ये प्रशांत किशोर के ठीक उलट व्यक्तित्व वाले हैं। इनके बारे में व्यक्तिगत इनकी जानकारी जो है वो लोगों के पास है नहीं। कहा जाता है वो लेट 30s या अर्ली 40s में हैं। अब उम्र के बारे में पता नहीं, फ़ोटो उनकी किसी ने देखी नहीं। सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो जो चलता है उसके बारे में कहा जाता है ये इनके भाई का है। वो सोशल मीडिया पर के किसी प्लेटफॉर्म पर कहीं है नहीं। तो वो चुपचाप बैकग्राउंड में रहकर काम करने वाले व्यक्ति हैं, और वो इसका ढिंढोरा भी नहीं पीटते कि उन्होंने ये काम किया, इसमें सफल रहे नहीं रहे, इसकी कोई जानकारी बाहर आती नहीं। दूसरी उनकी जो खूबी बताते हैं लोग वो ये है कि वो जिस पार्टी के साथ काम करते हैं उस पार्टी के कल्चर के मुताबिक जो है स्ट्रेटजी बनाते हैं, सलाह देते हैं। वो अपने को इम्पोज नहीं करते पार्टी पर। ये उनमें और प्रशांत किशोर में एक मौलिक अंतर है। प्रशांत किशोर अपने को इम्पोज नहीं, सुपर इम्पोज करते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि जब तक वो काम कर रहे हैं उस पार्टी के लिए, एक तरह से पार्टी के बारे में सारे फैसले वही लें। जो टॉप लीडरशिप है, सबसे बड़ा नेता है, उसके साथ ही उनकी बातचीत हो। उसके नीचे के लोगों को कुछ पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा सुनील की एक और खूबी जो बताई जाती है कि जिस पार्टी के लिए काम करते हैं उस पार्टी की एक टीम बनाते हैं, जो उनके जाने के बाद भी वो टीम काम करती रहती है। तो ये एक एडवांटेज होता है जो भी पार्टी उनको काम देती है उसको। अब ये एक तरह का मुझे लगता है कंपटीशन है, कांग्रेस दोनों से काम करवा रही है। ऐसी चर्चा है कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में सुनील को अपने कैंपेन का जो है जिम्मा देना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल आज दूसरा है। सवाल ये है कि ये जो इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट हैं वो क्यों कामयाब या नाकाम होते हैं, उसकी वजह क्या है, उनकी सफलता और उनकी नाकामी की वजह क्या है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो जिन पार्टियों ने या पार्टी के नेताओं ने इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट की सहायता ली, उनकी मदद ली, उनकी सर्विस ली और उसमें वैल्यू एडिशन किया, वहाँ सफलता मिली। जहाँ वैल्यू एडिशन नहीं हुआ वहाँ सफलता नहीं मिलती। वैल्यू एडिशन पार्टी और पार्टी का सर्वोच्च नेता करता है। क्रेडिट जो है वो ये इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट ले जाते हैं। ये जो रणनीतिकार हैं ये ढिंढोरा पीटते हैं कि देखिए हमने सलाह दी थी, हमारी सलाह पर पार्टी ने काम किया, इसलिए चुनाव जो है जीत गई। अब मेरा मानना है कि पहले भी मैंने एक बार कहा था आपसे कि प्रशांत किशोर का वाटरलू साबित हो सकता है गुजरात। अगर वो अभी तक मुझे नहीं लगता कि अभी जो है उनकी डील फाइनल हुई है कांग्रेस से, लेकिन उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। अगर कांग्रेस के लिए वो काम करते हैं गुजरात में, तो ये मैं अभी से कह रहा हूँ, किसी चुनाव के बारे में प्रेडिक्शन करने में मेरा कोई यकीन नहीं है, लेकिन गुजरात के बारे में अभी से कह रहा हूँ कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतने वाली है। उनको गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों का काम मिलने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, मैंने ज़्यादा कुछ अभी पता नहीं किया वहाँ की स्थिति के बारे में, तो इसलिए उसके बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन गुजरात के बारे में मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी
2017 से 2022 के बीच में जिस तरह से उसने कंसोलिडेट किया है, 2017 में सीटें घटने के बावजूद बीजेपी 50% वोट शेयर का थ्रेशोल्ड पार कर चुकी है। 50% वोट लेकर जो पार्टी बैठी हो उसको हराना लगभग असंभव होता है, जब तक कि कोई वज्रपात न हो जाए, कोई चमत्कार न हो जाए। और इन दोनों की जो है कोई संभावना, आशंका अभी फ़िलहाल तो दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए आज की तारीख में कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर का गुजरात जो है, प्रशांत किशोर का वाटरलू साबित हो सकता है। वहीं से शुरुआत की थी उन्होंने, वहीं उनके इस रणनीतिकार का जो ऑरा बना है वो ख़त्म भी हो सकता है। अब चूंकि एक कॉम्पिटिटर आ गया है और बाज़ार में उसकी चर्चा होने लगी है, तो उसकी सफलता असफलता भी दिखाई देगी। तो इन विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इन विधानसभा चुनाव में जो अभी होने वाले हैं, कम से कम इस साल दिसंबर में होना है गुजरात और हिमाचल प्रदेश का, उसके बाद फिर जो है कर्नाटक और तेलंगाना का, फिर उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में चुनाव होने हैं, त्रिपुरा में चुनाव होना है। तो इस सब को देखते हुए जो भी जिस राज्य का जिम्मा जिस रणनीतिकार को मिलता है, वहाँ उसकी सफलता का रिकॉर्ड क्या रहता है, ये इससे तय होगा कि आगे किसकी दुकान चलेगी, किसकी बंद हो जाएगी। तो इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट किसी भी, मेरा मतलब निजी मत है कि किसी भी पार्टी के लिए ज़रूरी नहीं है, वो सहायक की भूमिका सिर्फ निभा सकते हैं और उतना ही उनका रोल होता है, और उतना ही रोल रहने दिया जाए तभी तक जो है पार्टी को फ़ायदा मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय देश में चुनावी रणनीतिकारों का ट्रेनिंग सेंटर बन गई है। वहाँ आते हैं लोग, काम करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और फिर जाकर जो है दूसरी पार्टियों को अब सलाह देने की कोशिश करते हैं। जिस सिस्टमेटिक तरीके से, जिस साइंटिफिक तरीके से, जिस तरीके से ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक काम करती है भारतीय जनता पार्टी, ख़ास तौर से मोदी और शाह के युग में, उस तरह से इस समय देश में और कोई पार्टी काम नहीं करती है। नेता की लोकप्रियता हो, पार्टी का संगठन हो, पार्टी चुनाव जीत जाए, वो एक बात है, लेकिन वो काम उस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से और 24/7 और 365 डेज़ ऐसा काम करने वाली दूसरी कोई पार्टी इस समय नहीं है। भाजपा के विरोधी जो दल हैं, उनकी मुश्किल भी यही है कि उसके साथ कदम मिलाने में, उसके साथ उसके बराबरी करने में, उसकी स्पीड मैच करने में पीछे रह जाते हैं। तो वहीं जीत पाते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के पास स्टेट लीडरशिप नहीं है और मजबूत संगठन नहीं है राज्य में। जहां भाजपा का संगठन मजबूत है और जहां उसके पास स्टेट की लीडरशिप है अच्छी, विश्वसनीय, वहां भाजपा को हराना मुश्किल होता जा रहा है। ये बात एक बार से फिर साबित की है इन 4 राज्यों के चुनाव नतीजों ने। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में तीसरी बार, मणिपुर में दूसरी बार, उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार, उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार। ये एक संकेत है, पार्टी अगर चुनाव खत्म होने के बाद पार्टी और उसके कार्यकर्ता, नेता घर बैठकर आराम न करने लगे तो इस तरह के नतीजे आते हैं। और आराम करने वालों के किस तरह के नतीजे आते हैं ये आपके सामने है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर का प्रतिद्वंदी बाजार में आ गया है। अब प्रशांत किशोर अकेले नहीं हैं और ये प्रतियोगी ऐसा है कि जो चुपचाप काम करना पसंद करता है, जिसको साथ लेना ज़्यादा राजनीतिक दल पसंद करेंगे बजाय प्रशांत किशोर के। तो गुजरात और हिमाचल का चुनाव तय करेगा कि चुनावी रणनीतिकारों का भविष्य क्या होगा और ख़ास तौर से प्रशांत किशोर का चुनाव रणनीतिकार के रूप में क्या भविष्य होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।